योगेश्वर सिंह आज के इस इन हाउस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आप सभी को स्वागत करता हूं तथा आज के इस कार्यक्रम के माध्यम से आप सभी को आज के विषय वस्तु हिंदी भाषा में लेखन तथा साहित्य सृजन से अवगत कराने जा रहा हूँ। आशा है कि आप इससे लाभ अर्जित कर पाएंगे, साथ ही साथ हिंदी शिक्षण तथा साहित्य के पहलुओं से अवगत होंगे। सामान्यतः भाषा मनुष्य की सार्थक व्यक्त वाणी को कहते हैं। भाषा शब्द संस्कृत के भाष धातु से बना है। इसका अर्थ वाणी को व्यक्त करना है। इसके द्वारा मनुष्य के भावों, विचारों और भावनाओं को व्यक्त किया जाता है। भाषा की परिभाषा देना एक कठिन कार्य है, फिर भी भाषा वैज्ञानिकों ने इसकी अनेक परिभाषाएं दी हैं, किंतु ये परिभाषाएं पूर्ण नहीं हैं। हर में कुछ न कुछ त्रुटि, खामियां पाई जाती हैं। आचार्य देवेंद्र नाथ शर्मा ने भाषा की परिभाषा इस प्रकार बनाई है। उच्चारित ध्वनि संकेतों की सहायता से भाव या विचार की पूर्ण अभिव्यक्ति अथवा जिसकी सहायता से मनुष्य परस्पर विचार विनिमय का सहयोग करते हैं, उस वार्धिक रूढ़ ध्वनि संकेत की प्रणाली को भाषा कहते हैं। यहाँ 3 बातें विचारणीय हैं। पहला तो ये कि भाषा ध्वनि संकेत है। दूसरा कि वह यादृच्छ है। तीसरा यह रूढ़ है। अब इसे हम बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। सार्थक शब्दों के समूह या संकेत को भाषा कहते हैं। यह संकेत स्पष्ट होना चाहिए। मनुष्य के जटिल मनोभावों को भाषा व्यक्त करती है, किंतु केवल संकेत भाषा नहीं है। रेलगाड़ी का गार्ड हरी झंडी दिखाकर यह भाव व्यक्त करता है कि गाड़ी अब खुलने वाली है, किंतु भाषा में इस प्रकार के संकेत का महत्व नहीं है। सभी संकेतों को सभी लोग ठीक ठीक समझ भी नहीं पाते और न इससे विचार ही सही व्यक्त हो पाता। कहने का तात्पर्य यह है कि भाषा को सार्थक और स्पष्ट होना चाहिए। दूसरी बात, भाषा यादृच्छिक संकेत है। यहाँ शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं रहता। बिल्ली, कौवा, घोड़ा आदि को क्यों पुकारा जाता है, यह बताना कठिन है। इनकी ध्वनियों को समाज ने स्वीकार कर लिया है। इसके पीछे कोई तर्क नहीं है। तीसरी बात है कि भाषा के ध्वनि संकेत रूढ़ होते हैं। परंपरा या युगों से इसके प्रयोग होते आए हैं। औरत, बालक, वृक्ष आदि शब्दों का प्रयोग लोग अनंत काल से करते आ रहे हैं। बच्चे, जवान, बूढ़े सभी इनका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं, इसका कोई कारण नहीं है। ये प्रयोग तर्कहीन है। हिंदी के कुछ भाषा वैज्ञानिकों ने भाषा के निम्नलिखित लक्षण बताए हैं।
मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्त ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है उसे भाषा कहते हैं। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको सन्निष्ठ रूप से भाषा कहते हैं। भाषा मनुष्यों की उस चेष्टा या व्यापार को कहते हैं जिससे मनुष्य अपने उच्चारणोपयोगी शरीर अवयवों से उच्चारण किए गए वर्णात्मक या व्यक्त शब्दों द्वारा अपने विचारों को प्रकट करते हैं। उपर्युक्त परिभाषाओं से निम्नलिखित निष्कर्ष निकलते हैं। पहला तो ये है कि भाषा में ध्वनि संकेतों का परंपरागत और रूढ़ प्रयोग होता है। दूसरी बात यह है कि भाषा के सार्थक ध्वनि संकेतों से मन की बातों या विचारों का विनिमय होता है। और तीसरी बात जो उभर कर सामने आता है वो यह है कि भाषा के ध्वनि संकेत किसी समाज या वर्ग के आंतरिक और बाह्य कार्यों के संचालन या विचार विनिमय में सहायक होते हैं। चौथी बात है कि हर वर्ग या समाज के ध्वनि संकेत अपने होते हैं और दूसरों से भिन्न होते हैं। पांचवा बात यह है कि भाषा के ध्वनि संकेत उच्चारणोपयोगी शरीरावयवों से वर्णों या शब्दों से व्यक्त होते हैं। सवाल उठता है कि भाषा की प्रकृति है क्या? भाषा सागर की तरह सदा चलती बहती रहती है। भाषा के अपने गुण या स्वभाव को भाषा की प्रकृति कहते हैं। हर भाषा की अपनी प्रकृति आंतरिक गुण अवयव होते हैं। भाषा एक सामाजिक शक्ति है जो मनुष्य को प्राप्त होती है। मनुष्य उसे अपने पूर्वजों से सीखता है और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। जीवंत भाषा बहता और उसका विकास करता है। यह परंपरागत और अर्जित दोनों है। भाषा के दो रूप हैं, कथित और लिखित। नीर की तरह सदा प्रवाहित होती रहती है। भाषा के रूप से पता चलता है। हम इसका प्रयोग कथन के द्वारा अर्थात बोलकर या लेखन के द्वारा करते हैं। देश और काल के अनुसार भाषा अनेक रूपों में बटी है। यही कारण है कि संसार में अनेक भाषाएं प्रचलित हैं। भाषा वाक्यों से बनती है, वाक्य शब्दों से और शब्द मूल ध्वनियों से बनते हैं। इस तरह वाक्य शब्द और मूल ध्वनियाँ ही भाषा के प्रमुख अंग माने जाते हैं। व्याकरण में इन्हीं के अंग प्रत्यंगों का अध्ययन विवेचन होता है। अतः व्याकरण भाषा पर आश्रित है। अब भाषा के विविध रूपों को जब हम अवलोकन करते हैं तो पता चलता है कि हर देश से भाषा के 3 रूप मिलते हैं। पहला तो ये कि बोलियां, दूसरा है परिनिष्ठित भाषा और तीसरा है राष्ट्रभाषा। जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण जनता अपने समूह या घरों में करती है उसे हम लोग बोली कहते हैं। किसी भी देश में बोलियों की संख्या एक नहीं बल्कि अनेक होती हैं। और अगर हम भारत की बात करें
तो भारत में लगभग 600 से अधिक बोलियां बोली जाती हैं। ये घास पात की तरह अपने आप जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। उदाहरण स्वरूप भोजपुरी, मगही, ब्रजभाषा, अवधी आदि आता है। परिनिष्ठित भाषा व्याकरण के इस से नियंत्रित होती है और इसका प्रयोग शिक्षा, शासन और साहित्य में होता है। किसी बोली को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। खड़ी बोली कभी बोली थी, आज परिनिष्ठित भाषा बन गई, जिसका उपयोग भारत में सभी स्थानों पर होता है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक और सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक और विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश के राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राष्ट्रभाषा अर्थात राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। इस प्रकार हर देश की अपनी राष्ट्रभाषा है। रूस की रूसी, फ्रांस की फ्रांसी, जर्मन की जर्मनी, जापान की जापानी इत्यादि। अब हमें जो संवाद करना है मुख्य तौर से वो ये करना है कि हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से हुई, कब हुई। तो भाषा नदी की धारा की तरह चंचल है, वह रुकता नहीं। यदि कोई उसे बलपूर्वक रोकना भी चाहे तो यह उसके बंधन को तोड़कर आगे निकल जाती है। यह उसकी स्वाभाविक प्रकृति और प्रवृत्ति है। हर देश की भाषा के इतिहास में ऐसी बात देखी जाती है। भारत एक प्राचीन देश है। यहाँ के लोग भिन्न भिन्न कालों में भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते और लिखते आए हैं। संस्कृत इस देश की सबसे पुरानी भाषा है, जिसका व्यवहार हमारे पुराने ऋषि मुनियों, मनीषियों, विद्वानों और कवियों ने समय समय पर किया है। इसका प्राचीनतम रूप संसार की सर्वप्रथम कृति ऋग्वेद में देखने को मिलता है। संस्कृत को आर्य भाषा या देव भाषा भी कहते हैं। यह आर्य भाषा अनुमान है लगभग 3500 वर्ष पुरानी है। हिंदी इसी आर्य भाषा संस्कृत की उत्तराधिकारिणी है, जिसकी उत्पत्ति की कथा निम्नलिखित प्रकार से। भारतीय आर्य भाषा संस्कृत का इतिहास 3500 वर्षों का है। इस इतिहास को 3 कालों में विभक्त किया गया, 3 कालों में बांटा गया है। पहला तो ये कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक का रहा। दूसरा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा काल की अवधि को अगर हम देखें तो 1000 ईस्वी से लेकर के आज तक। इन 3 कालों का संक्षिप्त भाषिक परिचय इस प्रकार है। प्रथम काल में चारों वेद, ब्राह्मण और उपनिषदों की रचना हुई और वैदिक संस्कृत में लिखे गए। इन ग्रंथों की भाषा का रूप एक नहीं है। भाषा का सबसे पुराना रूप ऋग्वेद संहिता में पाया जाता है। लोगों का कहना है कि वैदिक संस्कृत का सबसे पुराना रूप
तब का है जब आर्य भाषा के आसपास निवास करते थे। फिर आर्य आगे बढ़े, इसी तरह से पूरब की ओर बढ़ते गए और वैदिक भाषा का क्रमशः विकास होता गया। यह भाषा बोलचाल की नहीं, साहित्यिक थी, विद्वानों और मनीषियों की थी। दर्शन ग्रंथों के अतिरिक्त संस्कृत का उपयोग साहित्य में भी हुआ है। लौकिक संस्कृत कहते हैं कि इसमें रामायण, महाभारत, नाटक, व्याकरण आदि लिखे गए। पाणिनि और कात्यायन ने संस्कृत भाषा के बिगड़ते रूप का नवीन संस्कार किया, उसे परिनिष्ठित किया और पंडितों के लिए मानक रूप प्रस्तुत किया। विदेशी विद्वानों ने इस संस्कृत को बोलचाल की भाषा नहीं माना, किंतु डॉक्टर भंडारकर और डॉक्टर घुने ने इस मत का खंडन किया है। सच तो यह है कि साहित्य की भाषा बोलचाल की भाषा से थोड़ी भिन्न होती है। इस दृष्टि से लौकिक संस्कृत भाषा बोलचाल की भाषा से निश्चय ही दूर थी, किंतु शिष्ट भाषा बोली से बिल्कुल अलग नहीं होती। दोनों का आदान प्रदान होता रहता है। प्रथम काल की प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की कुछ भाषागत विशेषताएं इस प्रकार है। भाषा युगात्मक थी, शब्दों में धातुओं का अर्थ प्रायः सुरक्षित था। भाषा अपेक्षाकृत अधिक नियमबद्ध थी। भाषा संगीतात्मक थी। 3 लिंग और 3 वचन थे। पदों का स्थान निश्चित नहीं था। शब्द भंडार से तत्सम शब्दों की संख्या अधिक थी। दक्षिण के अनेक द्रविड़ शब्दों का उपयोग होने लगा था। 500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा तक भारतीय आर्य भाषा एक नए युग में प्रवेश कर नई भाषा की सृष्टि एवं विकास करती रही। मूलतः इस काल में लोक भाषा का विकास हुआ। इस विकास के फलस्वरूप भाषा का जो रूप सामने आया उसे प्राकृत कहते हैं। वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत के काल में बोलचाल की जो भाषा दबी पड़ी थी, उसने अनुकूल समय पा करके अपना सिर उठाया और उसी का प्राकृतिक विकास प्राकृत में हुआ। उस काल में यह प्राकृत 3 अवस्थाओं से होकर विकसित हुई। प्रथम अवस्था में 500 ईसा पूर्व से ईस्वी सन के आरंभ तक पाली और शिलालेखी प्राकृत सामने आई। दूसरी अवस्था में ईस्वी सन के आरंभ से 500 ईसा तक अनेक प्रकार की प्राकृतों का, और तीसरी अवस्था में 500 ईसा से 1000 ईसा तक अपभ्रंशों का जो है विकास होता रहा। पाली भारत की देश भाषा है। इसे सबसे पुरानी प्राकृत भी कहते हैं। इसी भाषा से महावीर, बुद्ध और उनके अनुयायियों ने जनसाधारण को उपदेश दिए थे। सिंहल या श्रीलंका के लोग पाली को मगधी कहते हैं, क्योंकि इस भाषा की सृष्टि मगध में हुई थी। इसमें तत्कालीन अनेक बोलियों के तथ्य वर्तमान हैं। इसमें तद्भव शब्दों का प्रयोग अधिक हुआ है। पहली सदी से 500 ईसा तक उत्तर भारत के भिन्न भिन्न भागों में जिस भाषा का व्यवहार अधिक हुआ उसे प्राकृत भाषा कहते हैं। आर्य हेमचंद्र इसे संस्कृत से निकली भाषा मानते हैं। सामान्य मत यह है कि वह भाषा जो असंस्कृत थी, बोलचाल की थी, पंडितों में प्रचलित नहीं थी, सहज ही बोली और समझी जाती थी।
स्वभावतः प्रकृति कहलाई। भाषा विज्ञान ने प्रकृति के 5 प्रमुख भेद स्वीकार किए हैं: सौरसैनी, पैशाची, महाराष्ट्री, अर्धमागधी और मागधी। सौरसैनी प्राकृत मथुरा या सुरसैन जनपद के आसपास बोली जाती थी। यह मध्य देश की प्रमुख भाषा थी जिस पर संस्कृत का प्रभाव था। मध्य देश संस्कृत का मुख्य केंद्र था। बाद में यही हिंदी का मूल केंद्र या गढ़ बना। पैशाची प्राकृत उत्तर पश्चिम में कश्मीर के आसपास की भाषा थी। महाराष्ट्री प्राकृत के मूल स्थान महाराष्ट्र है। मराठी का विकास इसी से हुआ। अर्धमागधी प्राकृत का क्षेत्र मागधी और सौरसैनी के बीच का है। यह प्राचीन कौशल के आसपास प्रचलित थी। इस भाषा का उपयोग अधिकतर जैन साहित्य में हुआ। मागधी प्राकृत भाषा के आसपास प्रचलित थी। अब हम हिंदी भाषा का संक्षिप्त थोड़ा परिचय देना चाहते हैं। हिंदी, हिंदू और हिंदुस्तान ये शब्द संस्कृत के नहीं फारसी के हैं। हिंदी भाषा का जन्म उत्तर भारत में हुआ, पर उसका नामकरण ईरानियों और भारत के मुसलमानों ने किया। यह बात कुछ ऐसी ही है कि बच्चा हमारे घर जन्मे और उसका नामकरण हमारे पड़ोसी करे। वस्तुतः हिंदी किसी संप्रदाय या धर्म की भाषा नहीं है। इस पर सबका समान अधिकार है। हिंदी नामकरण की एक बड़ी ही दिलचस्प कथा है। उसका विवरण इस प्रकार है। 8वीं सदी से आज तक हिंदी को 3 अर्थों में ग्रहण किया गया है: व्यापक अर्थ में, सामान्य अर्थ में और विशिष्ट अर्थ में। जब तक मुसलमान भारत में नहीं आए तब तक हिंदी शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में होता रहा। व्यापक अर्थ में हिंदी हिंद या भारत से संबंध किसी भी व्यक्ति, वस्तु तथा हिंद या भारत में बोली जाने वाली किसी भी आर्य, द्रविड़ या अन्य भारतीय भाषाओं के लिए प्रयुक्त होती थी। ईरानियों की प्राचीनतम धर्म पुस्तक अवेस्ता में हिंदी, हिंदू आदि शब्द मिलते हैं। मध्यकालीन ईरान में हिंद में एक विशेषण प्रत्यय लगा करके हिंदी फिर हिंदू शब्द बना। कालांतर में अंतिम व्यंजन लुप्त हो गया और हिंदी शब्द हिंद के विशेषण रूप से प्रचलित हुआ। प्रारंभ में हिंदी शब्द देशबोधक था। कुछ लोग हिंदी का संबंध सिंधी से जोड़ते हैं क्योंकि ईरानी लोग श का उच्चारण ह की तरह करते थे। 8वीं सदी तक ईरानियों द्वारा हिंदी शब्द का ऐसा ही प्रयोग होता था। ईरान से ही हिंद और हिंदी शब्द अरब, मिस्र, सीरिया तथा अन्य देशों को प्राप्त हुए, किंतु इस प्राचीन व्यापक अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग अब नहीं होता। भारतीय संविधान ने इस शब्द का ग्रहण भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में किया है। भारत के प्राचीन ग्रंथों में हिंदी, हिंद और हिंदू शब्दों का प्रयोग नहीं मिलता है। भाषा के सामान्य अर्थ में जवान-ए-हिंदी शब्द का प्रयोग मध्यकालीन फारसी और अरबी साहित्य में मिलता है। 6ठी शताब्दी के बादशाह नौशेरवां के राजकवि ने पंचतंत्र की भाषा को जवान-ए-हिंद की संज्ञा दी है। हिंदी का प्रयोग भारत की समस्त भाषाओं संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश के लिए हुआ है। स्पष्ट है कि हिंदी शब्द का प्रयोग देश के बाहर 2 अर्थों में हुआ है। एक देश के अर्थ में, दूसरा भारतीय भाषाओं के अर्थ में।
आज ये दोनों अर्थ पुराने पड़ चुके हैं और अपना महत्व खो चुके हैं। भाषा के अर्थ में हिंदी शब्द का प्रयोग संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश आदि किसी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में नहीं हुआ है। मध्य युग में भारतीय परंपरा के कवियों ने प्राचीन भाषाओं की तुलना में अपनी कविता की भाषा को प्रायः भाषा या भाखा नाम से पुकारा है। कबीर कहते हैं, संस्कृत है कूप जल, भाषा बहता नीर। तो तुलसीदास ने कहा, का भाषा का संस्कृत प्रेम चाहिए साँझ। किंतु मुस्लिम परंपरा के कवियों और विद्वानों ने उत्तर भारत की मध्यकालीन जनभाषा को प्रायः हिंदवी शब्द से संबोधित किया है। अगर हम 13वीं सदी की बात करें तो 13वीं सदी में भारत के फारसी कवि औफी ने सर्वप्रथम हिंदवी शब्द का प्रयोग हिंद की देशी भाषा के लिए किया था। इसी प्रकार अन्य मुस्लिम कवियों माउस, अबुल हसन, अमीर खुसरो आदि ने भी देसी भाषा को हिंदी या हिंदवी या हिंदुई नाम दिया है। खुसरो ने लिखा है कि तुर्क हिंदुस्तानी में हिंदवी गोपे जावे वे चंद जन्म हिंदी निज नज्जर दस्तान करदा सुधा अस्त। खुसरो की खालिस कबरी में हिंदवी शब्द 30 बार और हिंदी शब्द 5 बार देसी भाषा के लिए प्रयुक्त हुआ है। 16वीं शताब्दी के मुस्लिम कवि जायसी ने भी हिंदी का प्रयोग किया है। तुर्की, अरबी, हिंदवी भाषा तेती आज जामे मार्ग प्रेम का सबे सराहता है। लगता है कि दिल्ली से अवध प्रदेश तक की देसी भाषा हिंदी या हिंदवी नाम से प्रचलित होने लगी थी। अकबर के दरबारी कवि रहीम को हिंदी कवि कहा गया है। अनुमान है कि मध्य युग में हिंदी भाषा के अर्थ में भाखा, हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक बन चुके थे। दक्षिण के 16वीं 17वीं सदी के मुस्लिम कवियों ने भी हिंदी शब्द का प्रयोग बहुत अधिक किया है। शाही मीरा जी कहते हैं, यों देखत हिंदी बो प्रण माने हैं नब तो। 17वीं सदी में दक्षिण के सुप्रसिद्ध कवि मुल्ला वजही ने अपनी शवरस की भूमिका में हिंदी का ही प्रयोग किया है। डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा का मत है कि 17वीं सदी तक हिंदी और हिंदवी शब्द समानार्थक थे और सामान्यतः मध्य देश की भाषा के लिए प्रयुक्त होते थे। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि हिंदी का नामकरण भारत के हिंदुओं ने नहीं, ईरान और अरब से आए और इस देश में बसे मुसलमानों ने किया था। लेकिन मुसलमानों ने हिंदी प्रदेश में फैली विभिन्न बोलियों को न अपनाकर दिल्ली और मेरठ की बोली खड़ी बोली को अधिक प्रश्रय दिया। इसके विपरीत हिंदुओं ने ब्रजभाषा, अवधी तथा अन्य देसी भाषाओं में अधिक रचनाएं की। बाद में ये लोग भी मुसलमानों के मार्ग पर चले। इससे सिद्ध होता है कि देश में मुसलमानों ने जिस अर्थ में देसी भाषा को ग्रहण किया वही हिंदी की जो है सही दिशा थी। आज हिंदी का अर्थ खड़ी बोली या उसमें लिखा जाने वाला साहित्य ही समझा जाता है। इस हिंदी को हमारे साधु संतों ने देश के भिन्न भिन्न भागों में फैला दिया था। अतः यह धीरे धीरे सारे देश में रस बस गई। हिंदी शब्द का प्रयोग एक विशिष्ट शैली के अर्थ में भी होता है। प्रारंभ में हिंदी फारसी और देवनागरी दोनों लिपियों में लिखी जाती थी। कुछ मुसलमानों ने हिंदी या हिंदवी की उस शैली का भी प्रचार किया जिसकी परंपरा
फारसी लिपि और उच्चारण में दिल्ली के आसपास वर्तमान थी। दक्षिणी हिंदी के मुसलमान कवियों ने हिंदी को एक विशिष्ट शैली में ढाला, जो आगे चलकर उर्दू की चीज़ समझी जाने लगी। हिंदुओं और मुसलमानों का राजनीतिक विरोध ज्यों-ज्यों बढ़ता गया, हिंदी मुसलमानों से दूर होती गई और उसके स्थान पर एक नई भाषा उर्दू गढ़ ली गई, जिसे बाद में हिंदी वालों ने हिंदी की ही एक शैली मान लिया। राजनीतिक तथा सांप्रदायिक विरोध का परिणाम यह हुआ कि भारत के मुसलमान कवियों ने हिंदी को फारसी के सांचे में ढालकर उसका नया नाम रेखता रखा। यह बात 18वीं सदी के उत्तरार्ध में हुई। अब हिंदी फारसी शैली में पनपने लगी। भारत में जब अंग्रेज आए और 1800 से हिंदी को हिंदुस्तानी की संज्ञा दी गई, तब भाषा संबंधी एक नई उलझन पैदा कर दी गई, पर हिंदी अपने वास्तविक रूप में स्थापित हो चुकी थी। यदि भारत का नाम हिंद है तो इस देश की राष्ट्रभाषा का नाम हिंदी ही होगा। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान नहीं हो सकता, क्योंकि यह देश केवल हिंदुओं का नहीं है। ऐसी स्थिति में देश की राष्ट्रभाषा को हिंदुस्तानी की संज्ञा नहीं दी जा सकती। डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी के शब्दों में हिंदी एक महान संपर्क साधक भाषा है। बंगाल के सुधी महापुरुषों ने भी इसकी गौरव गरिमा को पहचाना था। 1875 में बाबू केशव चंद्र सेन ने लिखा है कि हिंदी भाषा प्रायः सर्वत्र ही प्रचलित है। बाबू बंकिम चंद्र चटर्जी ने 1876 में बंग दर्शन में लिखा कि हिंदी शिक्षा ना करीले कोनो क्रमेई चलिबो ना। निष्कर्ष कहने का मतलब ये है कि हिंदी भारत की सामान्य जनता की भाषा है और देश की एकता की संपर्क की भाषा है, साधु संतों की भाषा है और देश की केंद्रीय शक्ति है। ऐसी विकसित भाषा का सीमित क्षेत्र नहीं हो सकता है। आइए हम इसके क्षेत्रों पर थोड़ा सा संवाद करते हैं। भारतीय संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी आज सारे देश की भाषा है। सिद्धांत की दृष्टि से हिंदी का जो रूप राष्ट्रभाषा के लिए ग्रहण किया गया है, उसके भौगोलिक क्षेत्र का अगर सीमांकन भी किया गया है, उत्तर में हिमालय से दक्षिण में नर्मदा की तलहटी तक और पूर्व में भागलपुर से लेकर के पश्चिम में अमृतसर तक हिंदी खड़ी बोली के रूप में फैली है। और साहित्य, पत्रकारिता, स्कूल, कॉलेज, प्रशासन, विधानसभा, विधान परिषदों में हर दिन व्यवहार में ये भाषाएं हमारी आ रही है। ऐतिहासिक परंपरा को ध्यान में रखते हुए अधिकतर विद्वानों ने हिंदी क्षेत्र को दो भागों में बांटा है, पश्चिमी हिंदी का क्षेत्र और पूर्वी हिंदी का क्षेत्र। इन दोनों क्षेत्रों में हिंदी की अनेक बोलियां प्रचलित हैं, जो अब प्रायः घरों में ही व्यवहृत होती हैं। हिंदी क्षेत्र को खंड खंड कर देखने का अब समय नहीं रहा। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भले ही ऐसा करना कदाचित ठीक हो, पर हिंदी की संबंध परंपरा और उसकी प्रवहमान सामाजिकता को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना उचित न होगा। सच तो यह है कि हिंदी आज अपनी सभी क्षेत्रीय भाषाओं को तोड़ चुकी है। क्या पूरब और क्या पश्चिम, क्या देश और क्या विदेश, सभी दिशाओं में यह गतिमान है। देश की केंद्रीय शक्ति ज्यों-ज्यों मजबूत होती जाएगी, हिंदी और भी हमारी समृद्ध होती जाएगी। राजनीतिज्ञों,
से अधिक इसे जनता का बल प्राप्त है, अतः इसे नष्ट होने का कोई भय नहीं है। अगर हम हिंदी के महत्व की बात करें तो संसार में कुल मिलाकर लगभग 2800 भाषाएं हैं, जिनमें 13 ऐसी भाषाएं हैं जिनको बोलने वालों की संख्या 60 करोड़ से अधिक है। संसार की भाषाओं में हिंदी भाषा को तीसरा स्थान प्राप्त है। इसके बोलने वालों की संख्या 30 करोड़ के आसपास है। भारत के बाहर बर्मा, लंका, मलेशिया, मॉरिशस, फिजी, मालिया, सूरीनाम, दक्षिण और पूर्वी अफ्रीका भी हिंदी बोलने वालों की संख्या काफ़ी है। एशिया महादेश की भाषाओं में हिंदी ही एक ऐसी भाषा है जो अपने देश के बाहर बोली भी जाती है और लिखी भी जाती है। हिंदी हमारे देश में युग युग से विचार विनिमय का माध्यम रही है। यह केवल उत्तर भारत की भाषा नहीं, बल्कि दक्षिण भारत के प्राचीन आचार्यों वल्लभाचार्य, विट्ठल रामानंद आदि ने भी इसी भाषा के माध्यम से अपने सिद्धांतों और मतों का प्रचार किया था। अहिंदी भाषी राज्यों के संत कवियों आसाराम के शंकरदेव, महाराष्ट्र के नामदेव और ज्ञानेश्वर, गुजरात के नरसिंह मेहता, बंगाल के चैतन्य इत्यादि ने इसी भाषा को अपने धर्म और साहित्य का माध्यम बनाया। आज हिंदी किसी न किसी रूप में पूरे देश में प्रचलित है। हिंदी एक जीवित और सशक्त भाषा है। इसने अनेक देसी और विदेशी शब्दों को अपनाया है। इसकी पाचन शक्ति कमज़ोर नहीं है। इसने अन्य भाषाओं की ध्वनियों, शब्दों, मुहावरों और कहावतों को अपने अंदर पचाया है। इस प्रकार हिंदी ने अनेक शब्द भंडार और अपनी अभिव्यक्ति को मजबूत किया है, समृद्ध किया है। हिंदी एक जीवित भाषा है। इसका प्रचार प्रसार बढ़ता जा रहा है। हिंदी एक सरल भाषा है, जिसके कारण इसका व्यवहार देश के कोने कोने में हो रहा है। हिंदी की विशेषताएं की अगर हम बात करें तो अन्य भारतीय भाषाओं की तरह हिंदी भी संस्कृत पर आधारित है। इसकी अपनी प्रकृति है, पर इसने संस्कृत का अंधानुकरण नहीं किया। इसने संस्कृत वर्णमाला और उच्चारण को अपनाया है और संस्कृत की अधिकतर ध्वनियों को ग्रहण किया है। संस्कृत वाग्मय देवनागरी लिपि में लिखित है। हिंदी ने भी उसी लिपि को स्वीकार किया है। इसमें ध्वनि प्रतीकों, स्वर और व्यंजन का क्रम वैज्ञानिक है। स्वरों में ह्रस्व दीर्घ के लिए अलग अलग मात्राएं हैं और स्वरों की मात्राएं निश्चित हैं। अल्पप्राण और महाप्राण ध्वनियों के लिए अलग अलग लिपि चिन्ह हैं। जैसे क अल्पप्राण ध्वनि तो ख महाप्राण ध्वनि कहलाता है। लेकिन रोमन में ख के लिए स्वतंत्र लिपि चिन्ह नहीं है। इसलिए के में एच मिलाकर के KHA लिखा जाता है। यह गत्यात्मक और व्यवहारिक लिपि है। इसमें पहले जिन ध्वनियों के लिए चिन्ह नहीं थे, उन्हें बाद में बना लिया गया है। जैसे क, ख, ग, ज, फ, अं, ए इत्यादि। इसमें 3 संयुक्त व्यंजन हैं, अक्षर, त्र और ज्ञ। इसके अतिरिक्त कुछ और भी आवश्यक व्यंजन गढ़ लिए गए हैं, जैसे ड़, ढ। इसमें वर्णों के नाम उच्चारण के अनुरूप है, पर अन्य लिपियों में ऐसी बात नहीं है। जहाँ जो वर्ण जैसा है उसका सामान्य उच्चारण वैसा ही होता है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग अलग चिन्ह है। एक ध्वनि के लिए एक ही चिन्ह इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। अन्य लिपियों में एक ही ध्वनि के लिए अनेक चिन्ह प्रयुक्त होते हैं।
जैसे रोमन लिपि में क ध्वनि के लिए सी, जैसे हम कैट बोलते हैं तो उच्चारण कैसे CAT कैट। किंग KIN किंग, कोट QUOT। देवनागरी में एक लिपि चिन्ह से दो दो ध्वनियाँ का बोध नहीं होता, जैसे रोमन लिपि में U से अ और हर्षऊ से BUT बट, PUT पुट। इनमें केवल उच्चारित ध्वनियाँ ही अंकित होती है, अनुच्चारित ध्वनियाँ नहीं। जैसे वाक WAL की वाक में अनुच्चारित ध्वनि L भी लिखी जाती है। वस्तुतः हिंदी भाषा जिस रूप में बोली जाती है उसी रूप में सामान्यतः लिखी भी जाती है, इसलिए अंग्रेजी की अपेक्षा हिंदी सीखने में अधिक कठिनाई नहीं होती। हिंदी व्याकरण की क्या विशेषताएं रही है उसे भी हमें अवलोकन करना है। हिंदी व्याकरण संस्कृत व्याकरण पर आधारित होते हुए भी अपनी कुछ स्वतंत्र विशेषताएं रखता है। हिंदी को संस्कृत या उत्तराधिकार मिला है। इसमें संस्कृत व्याकरण की देन भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी ने लिखा है कि हिंदी ने अपना व्याकरण प्रायः संस्कृत व्याकरण के आधार पर ही बनाया है। क्रिया प्रवाह एकांक संस्कृत व्याकरण के आधार पर है, पर कहीं कहीं मार्ग भेद वहीं हुआ है जहाँ हिंदी के संस्कृत की अपेक्षा सरलतर मार्ग ग्रहण किया है। हिंदी की क्रियाएं संस्कृत भाषा में क्रिया के दो प्रकार हैं, कृदंत और कृदंत। कृदंत क्रिया में कर्ता या कर्म के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के रूप भेद नहीं होते, केवल कर्ता या कर्म के अनुसार पुरुष बदलते हैं। जैसे उदाहरण के लिए एक वचन में अगर हम कहते हैं राम चतुर है, बहुवचन में कहते हैं लड़के अच्छे हैं, एक वचन में हम कहते हैं सीता चतुर हैं, बहुवचन में हम कहते हैं लड़कियां अच्छी हैं। तो यहाँ राम है और सीता है में तुरंत क्रिया में पुल्लिंग स्त्रीलिंग का कोई भेद नहीं है। हाँ, एक वचन कर्ता के साथ वह एक वचन है के रूप में है और बहुवचन में उसका बहुवचन रूप है हो गया। पुरुष भेद से भी तिङन्त क्रिया में मत रूप भेद होता है, जैसे मैं ऐसा नहीं हूँ, तू ऐसा नहीं है। कृदंत क्रिया में कर्ता के अनुसार पुल्लिंग स्त्रीलिंग के भेद से रूप भेद रहता है, किंतु पुरुष भेद का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए राम गतः यानी राम गया, सीता गता सीता गई। यहाँ कृत वाच्य कृदंत क्रिया है, तो का हिंदी में य हो गया है और उसे फिर पुल्लिंग व्यंजक प्रत्यय रूप गया या स्त्रीलिंग व्यंजक प्रत्यय रूप गई कर दिया गया। प्रायः हर भाषा में क्रिया के दो रूप होते हैं। हिंदी में भी ये रूप वर्तमान है, किंतु पंडित किशोरीदास वाजपेयी के मतानुसार हिंदी ने कृदंत क्रियाओं को अधिक पसंद किया, क्योंकि यह बहुत सरल और स्पष्ट है। हिंदी की सरलता का यह एक प्रमुख कारण है कि इसकी अधिकांश क्रियाएं कृदंत हैं। अगर हम हिंदी विभक्ति की बात करें, क्योंकि हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की कृदंत पद्धति अपनाई है, इसलिए संस्कृत की संज्ञा विभक्तियों से हिंदी की संज्ञा विभक्तियाँ अपेक्षाकृत कम है। तो संख्या में ये 5-7 ही है। विभक्तियों की इतनी कम संख्या होते हुए भी हिंदी में सरलता और स्पष्टता इतनी अधिक है कि संसार की दूसरी भाषा में शायद ही हो। राष्ट्रभाषा हिंदी के प्रसार का मूल कारण इसकी सरलता है। विभक्तियाँ मुख्यतः 8 हैं, ने,
का, के, को, से, में, पर और के लिए। हिंदी भाषा में विभक्तियों का प्रयोग बड़ी कड़ाई से होता है। हिंदी की यह एक ऐसी विशेषता है जो भाषा की अन्य आधुनिक भाषाओं में उर्दू को छोड़ नहीं पाई जाती। खास करके ने विभक्ति के प्रयोग में बड़ी सावधानी रखी जाती है। हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग क्रिया की स्पष्टता, सरलता और सुनिश्चय के लिए होता है। संस्कृत में विभक्तियों के व्यवहार में अनेक रूप भेद होते हैं। हिंदी में यह झमेला बिल्कुल नहीं है। वस्तुतः हिंदी व्याकरण ने संस्कृत व्याकरण को अधिकाधिक सरल बनाया है। हिंदी ने संस्कृत व्याकरण की अधिकतर उलझनें दूर कर दी हैं। हिंदी के सर्वनाम अपने हैं। हिंदी के सर्वनामों पर प्राकृतों तथा अपभ्रंशों का प्रभाव है, क्योंकि ये वहीं से घिसते बनते आए हैं। इनकी अपनी विशेषताएं हैं। हिंदी के सर्वनाम चाहे पुरुषवाचक हों या प्रश्नवाचक, सभी अपनी विशेषताएं लिए हुए हैं। संस्कृत में केवल युष्मत्, अस्मत् ही सब लिंगों में सामान्य रूप में प्रयुक्त होते हैं। शेष सभी सर्वनाम अपने रूप बदलते हैं, जैसे कास्या, अयम बालकः, कस इयं बालिका। हिंदी ने इन झंझटों को दूर कर दिया। यहाँ स्त्रीलिंग या पुल्लिंग किसी भी रूप में सर्वनाम का रूप नहीं बदलता। देखिए, तू पढ़ेगी, तू पढ़ेगा, तुम कहाँ जाओगी, तुम कहाँ जाओगे, मैं पटना जाऊँगा, मैं पटना जाऊँगी। कोई जा रहा है, कोई जा रही है। कौन आ रहा है, कौन आ रही है। हिंदी सर्वनामों की एक रूपता, उसकी एक ऐसी विशेषता है जो भारत की अन्य वर्तमान भाषाओं में प्रायः नहीं मिलती। यहाँ भी हिंदी ने संस्कृत की जटिलता कम कर भाषा को अपेक्षाकृत अधिक सरल बनाया है। इससे बढ़कर सर्वनामों का सरलतम रूप और क्या हो सकता है। हिंदी के विशेषण की अपनी विशेषता है। हिंदी में विशेषण के रूप में अत्यंत सरल है। पंडित किशोरीदास वाजपेयी विशेषण पर विचार करते हुए लिखते हैं कि हिंदी में विशेषण के साथ अलग विभक्ति लगाने का बखेड़ा भी नहीं है। विशेषण तो विशेष के रंग में डूबा होता है। विशेष की विभक्तियाँ ही विशेषण की विभक्तियाँ हैं। तब फिर अलग विशेषण में विभक्तियाँ लगाने की झंझट क्या देखी। चतुर लड़के से प्रश्न पूछो, मूर्ख जानो और सचेत करो। जब सर्वनाम विशेषण के रूप में आते हैं तब वे इसी तरह निर्विभक्तिक होते हैं। इसका घर, उसका पेड़, उसकी स्त्री, उसका पति। हिंदी के अवयव, हिंदी के कुछ अवयव संस्कृत से आए हैं और कुछ अपने हैं जो अपनी विशेषता लिए हुए हैं। हिंदी में जब तब, इधर उधर, जहाँ तहाँ इत्यादि अव्ययी अपने। इसके स्थान पर संस्कृत के यदा कदा, इतस्तः, यत्र तत्र इत्यादि अव्यय हिंदी में कम चलते हैं। लेकिन संस्कृत के कुछ अवयव ऐसे हैं जो हिंदी में बहुत अधिक चलते हैं, जैसे यदि, कदाचित आदि। शब्द निर्माण की दृष्टि से या व्याकरण की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से विचार करें तो हम यह पाएंगे कि हिंदी जटिलता से सरलता की ओर सदा अग्रसर होती रही है। व्याकरण की दृष्टि से हम ऊपर कह चुके हैं कि क्रियाओं, सर्वनामों, विशेषणों, विभक्तियों और अव्ययों के सामान्य प्रयोग में हिंदी ने कितनी सरलता से काम लिया है। कहीं भी संस्कृत की कठोरता अथवा जटिलता नहीं आने। स्पष्ट है
कि हिंदी भाषा और व्याकरण की कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जिनसे वह संसार की किसी भी सभ्य भाषा से किसी भी तरह कम शिष्ट नहीं कही जा सकती। हिंदी की प्रकृति नहीं समझने के कारण ही तरह तरह के भ्रम फैले हैं। हिंदी की प्रकृति, हिंदी की अपनी प्रकृति है, उसके कुछ दोष हमारे लिए गुण हैं और कुछ गुण दूसरों के लिए दोष बनते हैं, पर ऐसा सभी भाषाओं में होता है। यदि बंगाली सज्जन कहते हैं कि हिंदी में लिंग एक झंझट है, तो दक्षिण वाले कहते हैं कि हिंदी में विभक्तियों का प्रयोग बड़ा जटिल है। इस तरह जितने मुँह उतनी बातें। प्रश्न यह है कि अगर सबकी बातें मान ली जाए तो हिंदी का अपना क्या रह जाएगा? फिर यह प्रश्न हिंदी के लिए ही क्यों? हिंदी वाले भी बंगला, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मराठी, गुजराती, उड़िया इत्यादि आधुनिक आर्य भाषाएं सीखते हैं और इन भाषाओं से अपना संबंध बनाकर हिंदी को समृद्ध करना चाहते हैं। लेकिन यह कभी नहीं कहते कि अमुक भाषा में यह बेकार है, जटिल है, अव्यावहारिक है आदि। सुप्रसिद्ध भाषाविद डॉक्टर सुनीत कुमार चटर्जी ने भी हिंदी भाषा और व्याकरण की त्रुटियां दूर करने की राय दी थी और उसके व्याकरण को सरल से सरल बनाने का सुझाव दिया। इन विविध प्रश्नों का समुचित उत्तर देने के लिए हम 6-7 अगस्त 1949 को दिल्ली में अखिल भारतीय राष्ट्र भाषा व्यवस्था परिषद में एक बंगाली विद्वान श्री क्षेत्रेश चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा दिए गए भाषण का कुछ अंश यहाँ उद्धृत करते हैं। उक्त अवसर पर श्री चट्टोपाध्याय ने कहा था कि संसार की ऐसी कोई भी भाषा नहीं है जिसमें कोई अपनी विशेषता न हो। उसकी यह विशेषता ही अन्य भाषा भाषियों के लिए उलझन बन जाती है। हमारी बंगला भाषा में ही ऐसी चीज़ें हैं जो अन्य भाषा भाषियों के लिए कठिन समस्याएं हैं। ये लोग इन बारीकियों को समझे बिना अब बंगला भाषा लिखते बोलते हैं, तब हम लोगों को हंसी आती है। वस्तुतः हिंदी बहुत सरल भाषा है। बिना पढ़े और बिना सीखे यह काम चलाऊ हो जाती है। ऐसी काम चलाऊ भाषा तो साधारण होगी ही, उसमें लिंग संबंधी या अन्य गलतियां भी होगी, पर काम सबका चल जाता है। परंतु उत्तम टकसाली हिंदी लिखने बोलने के लिए तो हिंदी पढ़नी सीखनी चाहिए। यदि हिंदी पढ़ने सीखने में 2 वर्ष भी अच्छी तरह लग जाए तो किसी भी अहिंदी भाषी के सामने कोई कठिनाई न रहेगी। भाषा है क्या? तो भाषा एक प्रवाह है। भाषा उसके उस नैसर्गिक प्रवाह को रोकना या उल्टा मोड़ना उचित नहीं। इस तरह यदि कोई कृत्रिम भाषा बनाई जाएगी तो वह जनता से दूर जा पड़ेगी। इसलिए अपनी सुविधा के लिए भाषा में वैसा कोई मौलिक उलटफेर करना उचित नहीं। हाँ, विभिन्न प्रांतों के लोग चाहे जैसी हिंदी लिख बोल सकते हैं, फिर जो रूप स्वतः ग्राह्य हो जाएगा, जिसे अधिकांश जनता नैसर्गिक रूप से स्वीकार कर लेगी, वह स्थिर हो जाएगा। सच तो यह है कि हर भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग और निराला ढंग होता है। कुछ बातें ऐसी हैं जो हम हिंदी वाले एक ढंग से कहते हैं, उर्दू वाले कुछ दूसरे ढंग से और अंग्रेजी वाले किसी तीसरे ढंग से। यही बात बंगला, मराठी, गुजराती इत्यादि भाषाओं में किसी और ढंग से कही जाती है। भाषा का यह ढंग ही उसका रूप
शुद्ध रखता है, और यही उसके अच्छे होने की सबसे अच्छी पहचान या कसौटी होती है। मानक रूप में हम अगर इसे देखें, परखें, तो हमें ये ज्ञात होता है कि अक्सर यह प्रश्न किया जाता है कि हिंदी का मानक रूप क्या है, इसका आधार और मूल स्रोत क्या है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 प्रमुख बोलियों में एक खड़ी बोली से हिंदी का सीधा संबंध है। यह खड़ी बोली एक पूरे भूभाग में बोली जाती है। अपने ठेठ रूप में यह बोला जाता है और निष्कर्षतः हम ये कह सकते हैं कि भाषा के बोलने और लिखने का अपना एक अलग तरीका, एक निराला ढंग होता है। कुछ बातें ऐसी होती है कि हम अलग अलग अपने अपने तरीक़ों से उसे लिखते हैं, समझते हैं। विभिन्न प्रकार की जो भाषाएं हमारे देश में है, तो भाषा का यह ढंग भी उसका रूप शुद्ध रूप से रखता है। और सच यह है कि पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली का साहित्यिक या मानक रूप आज सारे देश में जो है प्रचलित रूप में देखने को मिलता है, लेकिन वर्तमान अवस्था तक पहुंचने में उसे परिष्कार, संशोधन और समन्वय की अनेक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। मानक खड़ी बोली में द्वित ध्वनियों की प्रधानता नहीं है, किंतु मेरठी अथवा पश्चिमी हिंदी की खड़ी बोली में द्वित ध्वनियों का उच्चारण आज भी देखने को मिलता है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि देसी विदेशी अनेक शब्दों को ग्रहण कर और अपने परिवार की अनेक बोलियों और अन्य भाषाओं के प्रभावकारी तत्वों और शक्तियों को मिलाकर एक ऐसी परिष्कृत खड़ी बोली का शानदार रूप गठित किया है जो आज राष्ट्रभाषा का गौरव बन गई है। आधुनिक हिंदी व्याकरण उसी परिष्कृत खड़ी बोली हिंदी का प्रतीक है। इसी पश्चिमी हिंदी की मर्दांगनी और पूर्वी हिंदी की मधुरता का सुंदर समन्वय देखने को मिलता है। अंत में हम ये कह सकते हैं कि जो कुछ भी आपके साथ ये हिंदी भाषा के लेखन तथा साहित्य सृजन संबंधी जिन जिन पहलुओं की मैंने संवाद किया आपसे, आप उसे ग्रहण करते हुए हिंदी भाषा को विकसित करने का और हिंदी को उजागर करने का जो कुछ भी आप ग्रहण कर पाए हैं उसे यथोचित रूप में आप उसे निर्वाहन करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करते हैं और आज के लिए आपको धन्यवाद।